चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसके पहला वाला क्वेश्चन बता लिया। आपने देखा गॉस थ्योरम पर बेस्ड एक बहुत अच्छा सवाल आपने देखा और उसको उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद एक दूसरा नेक्स्ट लेवल का उसी टाइप का गॉस थ्योरम पर ही बेस्ड दूसरा सवाल जो थोड़ा सा उससे बढ़िया लेवल का होगा, उससे बेहतरीन सवाल आप कह सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। उसके बाद में जब साथ हम कर लेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब आप लोग लिखा मत करिए, बाद में आप लोग इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना आराम से पढ़िएगा, लिखिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा। देखिए एक घन के एक कोने पर एक घन है बच्चों, उसका एक कॉर्नर है, जैसे ये एक घन है और इसके कॉर्नर पर कोने पर चार्ज रखा हुआ है, बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है। सवाल को बदल दिया गया है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना आपको? पहला, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये जो पूरा घन है ना, इसके सभी पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, ये चीज आपको ज्ञात करना। दूसरा सवाल इनका है घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, सवाल का जो नेचर है वो इसके पहले वाले ही जैसा है, लेकिन इसका जो लेवल है बच्चों, जो इसका लगाने का तरीका है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी ऐसे सवाल जो है अब पूछे जाते हैं। चलिए आप देखें हल करने का। देखिए ये एक घन है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास एक घन है और इसके कोने पर, कहाँ पर बच्चों? कोने पर एक क्यू गुलाम का चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ कुछ इस तरीके से। कहाँ पर है? कॉर्नर पर। देखो सवाल को जितना अच्छा आप फील करोगे, इमेजिन करेंगे जितना बढ़िया से, उतना बढ़िया आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये 3D फिगर यहाँ पे बनेगा। कोशिश हम अपनी पूरा करेंगे कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को ये सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ताकि गॉस थ्योरम का एक अच्छा सा कंसेप्ट दिमाग में डेवलप हो जाए। देखिए आप इमेजिन करिए आपके पास एक घन है, एक घन है, घन होता है जैसे डिब्बा होता है और उसके कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इस घन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, कितना वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, तो गॉस की थ्योरम लगेगी। कैसे हम लोगों ने जाना? देखिए पहला फार्मूला क्या है? E डॉट डी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की कोई बात किया नहीं इन्होंने। दूसरा क्या है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जब भी चार्ज दे और कोई सरफेस दे दे आपको, तो हमेशा आपको समझना बच्चों कौन सा लगेगा रूल? गॉस के थ्योरम, यानी फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही आपको गॉस के थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपके दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसके लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एक चार्ज होगा, याद करिए आप लोग, एक चार्ज होगा और उसके चारों तरफ कोई बंद पृष्ठ होगा, तब वहां से जितना फ्लक्स निकलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो जरूरी क्या है? चार्ज हो और पूरी तरीके से घिरा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज हो पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए उस सरफेस से, तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। कल मैंने गॉस थ्योरम को पढ़ाते समय लास्ट में कुछ नोट्स मैंने लिखवाए थे। मैंने कहा था कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा, जो गॉसियन सरफेस होगा, चार्ज पूरी तरीके से उसके अंदर होना चाहिए। याद आ रही है ये बातें आपको? अगर आपको याद नहीं है उस वीडियो को जा करके अच्छे से देखिए। लास्ट में मैंने नोट्स लिखवाया है, 4 या 5 नोट्स थे। तो नोट्स में मैं आपको ये बता रहा था कि जो गॉसियन सरफेस है, जब भी इस थ्योरम को आप लगाएंगे, गॉस के थ्योरम को, चार्ज पूरी तरीके से ढका होना चाहिए। किसके द्वारा? उस पृष्ठ के द्वारा जिस पृष्ठ से बद्ध आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिस पृष्ठ से लेंथ फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस फ्लक्स के उस पृष्ठ पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पृष्ठ पर भी चार्ज स्थित नहीं होना चाहिए। यदि पृष्ठ पर चार्ज है, जैसा कि यही सवाल है, देखिए आप ध्यान से, इसके सरफेस पर ही चार्ज है, जिस घन से बद्ध फ्लक्स पूछ रहा है उसी के सरफेस पर ही चार्ज रखा हुआ है। भाई कॉर्नर पर है, तो बताइए इस चार्ज को पूरी तरीके से ढका हुआ है? नहीं, तो उसी पृष्ठ पर ये चार्ज है।
तो क्या हम गॉस के थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे कि फाई बराबर क्यू नॉट क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे? नहीं, ये गलती आप मत करिएगा। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ये सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं कि वो अपान एप्सिलॉन नॉट रख करके सवाल गलत होगा, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि जो चार्ज रखा हुआ है ना, क्यू चार्ज, एक ऐसी सरफेस हम लेके आए जिसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। एक ऐसा सरफेस हम खोजें जो इस चार्ज को पूरी तरीके से ढका हुआ हो। बात नंबर 1, पहली बात यही हमको सोचना है कि कोई एक ऐसा सरफेस हमारे पास हो जो जिसके द्वारा पूरी तरीके से चार्ज क्या हो, इनक्लोज हो, पैक हो, ढका हुआ हो। दूसरी चीज क्या बच्चों? दूसरा ये है कि वो जो सरफेस हो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सिमेट्रिकल, यानी सममित होना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होगा? आप पूछ रहे होंगे सर इससे क्या फायदा होगा? ये सममित वाली बातें हमें समझ नहीं आ रही है, अभी समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से समझिए। सममित होने से क्या होगा फायदा बच्चों? हम जो है फ्लक्स को आराम से मैथमेटिकली कुछ फार्मूलों के द्वारा, सूत्र के द्वारा आराम से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि चलो इसको अगर घेरना ही है तो कोई सा भी पृष्ठ हम मान लेते हैं। चलो ये ऐसे ऐसे पृष्ठ आपने मान लिया, ऐसे पृष्ठ मान लिया, और अभी तो ये हो गया क्लोज। तो देखिए इस आप मान सकते हो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति मान करके इसको आप बंद कर सकते हो। तो आप ये जो आकृति माने हो, जो ज्योमेट्री माने हो, इससे बंद फ्लक्स तो आपका आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, आपसे यह नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया जो घन है ना, इससे बंद फ्लक्स बताइए। आप ये जो ज्योमेट्री मान लिए हो, कोई सा भी अपने मन से मान लिए हो तिरछा नीचा, तो क्या होगा? उस पूरे एरिया से बंद फ्लक्स आपको मिल जाएगा, क्यू नॉट एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बताइए उसमें से कितना फ्लक्स किस घन से पास हो रहा है, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे? जवाब दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा दिमाग को कंसंट्रेट करके आप सोचिए कि अगर हमको बंद पृष्ठ ही चाहिए तो हम सममित क्यों लें? सममित का मतलब है नहीं समझ में आ रहा है, हम सर सममित क्यों लेंगे? कोई सममित पृष्ठ लेके इसको बंद कर दें तो चार्ज गॉस की थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। आपने जब इसको बंद कर दिया किसी भी पृष्ठ से लेकर के, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स आ गए। चलिए हम भी मान लेते हैं। लेकिन बच्चों सवाल ये है कि इस घन के अंदर से कितना निकलेगा। अब मान लीजिए ये फ्लक्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपने इमेजिनरी फ्लक्स सरफेस लिया, उसमें 100 बल रेखाएं पास हो गई। चलिए फ्लक्स कितना है? 100। अब इन 100 में से कितना इस घन के अंदर से पास हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूँ बच्चों कि जब भी गॉसियन पृष्ठ आप मानो, यानी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते समय जो इमेजिनरी सरफेस हम लोग लेते हैं, उस थ्योरम को अप्लाई करते समय उसी को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और वो ऐसा होना चाहिए ना कि हम उसमें अपना काम कर सकें। अपना काम का मतलब क्या? जो चीज़ सवाल में पूछा गया हो उस पर हम अच्छे से मैथ के नियम लगा करके उसको कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वो इमेजिनरी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसे ली जाएगी। आप भी सोचिए। तो करेंगे क्या बच्चों? आप देखिए ध्यान से, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो ऐसा आपको नहीं लेना है, कोई सा भी ले लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? घन का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? घन का ही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो घन हमारे पास है, जो ट्यूब हमारे पास है ना, इसी टाइप का ढेर सारे घन लेके आएंगे। ढेर सारे क्या मतलब 100-200 नहीं, कुछ 100-200 नहीं, बस इतने घन में हम लाएंगे कि जो चार्ज है ना पूरी तरीके से वो ढक जाए। तो चार्ज क्या हो? पूरी तरीके से ढक जाए। अब यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन क्या करना है बच्चों? देखिए जैसे मान लीजिए इसको आप देखते रहिए और जो हम समझा है उसको आप समझते रहिए। एक चार्ज है, क्या है? चार्ज। आप इमेजिन करिए एक घन है, तो घन के कॉर्नर पर यह चार्ज है। अब इस चार्ज को पूरी तरीके से ढकना है, और किस चीज़ से ढकना है? इसी टाइप के सेम इसी टाइप के घन से जो है इसको ढकना है। तो हम क्या करेंगे? एक घन तो ये आपका है ही, एक घन क्या करेंगे? इसके बगल से लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? ये जो एक घन है इसके बगल में एक घन हमने लगा दिया, और एक घन इसके सामने लगा दिया, और एक घन इसके पीछे लगा दिया। आप यहाँ समझिए, ये चार्ज है, ये एक घन के कॉर्नर पर है। एक घन इधर से लगा, एक घन इधर से लगा, एक घन इधर से लगा।
समझिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 3D है तो इसको इमेजिन आप करिए, जितना अच्छे से इसको सोचेंगे ना उतना मजा आएगा सवाल समझने में। और अगर ये सवाल आप समझ गए ना तो घन और चार्ज से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है, चार्ज को यहाँ रख देगा, कहीं से रख देगा, चार्ज को और भी कहीं रख देगा। अगर ये सवाल आप समझ गए फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए चार्ज है कोने पर है, कहाँ पे है? कोने पर, कार्नर पर है। तो एक घन के कार्नर पर है ही, तो दूसरा घन कहाँ से लगा? इधर से आप सटा दो, उसी के जस्ट सामने से, ऐसे बगल से दो घन हो गया। अब अगला जो है इधर से लेके आएंगे तो सामने से और दूसरा पीछे से, तो कुल कितना घन हो गया? 4। इसको लेकर के कितने घन हो गए? 4। अब ये 4 घन जो है बताइए, इस 4 घन के द्वारा ये पूरा चार्ज ढक गया कि अभी नहीं ढका हुआ? ढका कि नहीं बच्चों अभी? अच्छा आप सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ सर हो गया। नहीं, आप दिमाग लगाइए। अभी जब 4 घन आप लेके आए हैं तो इस चार्ज का केवल आधा भाग ढका हुआ है। कितना बच्चों? आधा भाग। आप इमेजिन करिएगा, आप घर पर कोई जो है बॉक्स ले लीजिएगा घनाकार, और आप उसको कोने पर चार्ज को रख करके प्रयास करिएगा उसको पूरी तरीके से पैक करने का। तो एक घन इधर से, एक घन सामने से और एक घन पीछे से। जब ये 4 घन लगेंगे ना, 4 क्यूब आप सेट करेंगे तो इस चार्ज का आधा अभी ढका हुआ है। कितना बच्चों? आधा। बाकी आधा ढकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर से 4 घन और रखना पड़ेगा। जैसे ये नीचे 4 घन लगे हैं उसी तरीके से ऊपर से 4 क्यूब और लाएंगे, तब ये चार्ज पूरी तरीके से बच्चों पैक हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए उम्मीद करते हैं हर स्टूडेंट को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को इसी तरीके से हम 8 घन मिला करके पूरी तरीके से पैक कर सकते हैं। मतलब बेटा ये एक घन, 4 घन जो है ऐसे 4 घन इसके ऊपर, तो ये पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। टोटल कितने घन बन गए? 8। अब 8 घन जब हम लगा देंगे इस चार्ज के चारों तरफ ऊपर नीचे, तो ये चार्ज पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। अब गॉस के थ्योरम पर आते हैं। गॉस के थ्योरम कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स उसके अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 का होता है। तो आराम से हम इस फार्मूले को, इस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको हम इस बात को लिख दे रहे हैं कि इस चार्ज को ढकने के लिए इसी तरीके से कितने घन की जरूरत पड़ी? 8 घन। क्योंकि +2 चार्ज, +2 आवेश को ढकने के लिए, +q आवेश को ढकने के लिए कुल घनों की संख्या, कुल कितने घन है स्टूडेंट्स? 8 घन। इस तरीके से 4 यहाँ और 4 इसके ऊपर। अभी जो 8 घन है वो पूरी तरीके से इसको ढक लिया है, पैक कर लिया है। अब गॉस की थ्योरम हम लगाते हैं। तो गॉस की थ्योरम में जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो पूरा 8 घन से पास होने वाला होगा। कितने घन से पास होने वाला होगा? 8। कुछ इसमें से जा रहा होगा और कुछ बगल वाले से जा रहा होगा। मतलब जो आपने 8 का ऑटो सेट किया है सबसे कुछ न कुछ बल रेखाएं पास कर रही होंगी। लेकिन हमको ऑटो से पूछे नहीं है, पूछे किससे गया? 1 से। अब यही फायदा होगा बच्चों सिमेट्रिक मानने से। अगर 8 का मुझे पता है तो 1 का आराम से निकाल लेंगे भाग दे करके, इसीलिए सममित लिया जाता है। तो हमको पता है इसी तरीके से 8 घन मिला करके सभी बल रेखाओं को पकड़ लिए हैं, सभी फ्लक्स उसी में से गुजर रहा है। 8 को पता है, इसीलिए का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सममित है इसीलिए हम निकाल पा रहे हैं। ऐसे लिख करिए कि 8 से इतना निकल रहा है तो 1 से उतना बटे 8 निकलेगा, तभी ये फार्मूला लगा पाएंगे, बात तभी हम कर पाएंगे। सममित है तभी, इसलिए इसको सिमेट्रिकल रखा जाता है ताकि यदि सबका हमको पता है किसी एक का निकालने के लिए उसमें भाग करके हम कैलकुलेट करें। तो कुल घनों की संख्या कितनी है? 8। इसलिए टोटल जो फ्लक्स पास होगा कितने घनों से बच्चों? 8 घनों से। तो चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है? Q, और यहाँ पे ε0 से भाग हो जाएगा। ये 8 घनों से निकलने वाला क्या बच्चों? फ्लक्स है। तो आपको कितने घन से चाहिए था? 1। इसलिए 1 घन यहाँ पे दिख रहा है जी, इसलिए 1 घन से बद्ध फ्लक्स, इसलिए 1 घन जो हमसे पूछा गया था, 1 घन से बद्ध
फ्लक्स क्या होगा एक घन से। यदि 8 का पता है बच्चों, 1 का निकालना है तो भाग हो जाएगा। इसको फाई की डैश मान लेते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा 8 से भाग हो जाएगा। ये देखिए आपका पहला आंसर निकल के आ गया। तो ये जो Q अपान एप्सिलॉन नॉट है ये जो 8 घनों से पास हो रहा है, कितने घनों से 8 घनों से। मुझे 1 का चाहिए था, सिंपली 8 से भाग हो गया। देखिए यहाँ पे 8 से मैंने क्या कर लिया, आप कहिए ये आपका जो है जो हमको गिवन क्वेश्चन था उसमें जो पूछा गया था इस घन से कितना पास होगा, वो पहला आंसर निकल गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में होगा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए उसमें थोड़ा सा और गहराई है और अच्छे से आप दिमाग को लगाइए और पढ़ने की इमेजिनेशन डेवलप करिए, तब इसकी फीलिंग आपको अच्छे से आ जाएगी। देखिए पूछ रहा है घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। जरा गौर से सवाल पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, इसके पहले वाला जो सवाल किया गया था उसमें बहुत आसान काम था। क्या था, सेंटर पर चार्ज रखा हुआ था और टोटल फ्लक्स मुझे पता था, किसी एक से निकालने के लिए हमने क्या कर दिया बच्चों, 6 से भाग कर दिया। क्या यहाँ इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं हाँ सर लगा दीजिए। नहीं बच्चों, नहीं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए वहाँ पे चार्ज कहाँ रखा हुआ था, घर के सेंटर पर। सेंटर पर होने की वजह से सभी फलकों से बल रेखाएं निकल रही थी, सभी फेस को बल रेखाएं काट रही थी, इसलिए वहाँ पे 6 से भाग हो गया था। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, कुछ अलग टाइप का यहाँ केस है। देखिए यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है ना Q का, ये जो प्लस चार्ज Q है, जरा आप इमेजिन करिए घन है, उसके कॉर्नर पर चार्ज Q रखा हुआ है, वहाँ से जो बल रेखाएं पास हो रही होंगी, क्या वो सभी फलकों को काटते हुए निकल रही होंगी? घन में कुल कितने फलक होते हैं बच्चों? 6। कितने होती हैं? 6। ये जो चार्ज है ना, क्या वो सबसे निकल रहा है, सभी दीवारों से, सभी फलकों से पास हो रहा है? इमेजिन करिए, नहीं। चलिए इसको समझते हैं। चार्ज का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यदि आपके पास है तो बल रेखाएं क्या करती हैं, बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं। ये देखिए हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलती है। जैसे कोई बिजली का बल्ब हो बच्चों, आप उसको जला दीजिए, ब्लो कर दीजिए, तो जैसे लाइट हर दिशा में निकलती है, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से भी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, सभी दिशा में जो है लाइट, इसको आप बल्ब मान लेंगे, जहाँ जिधर जिधर प्रकाश निकल रहा है, जिधर क्या हर डायरेक्शन में जाएगा, उसी तरीके से बल रेखाएं बच्चों हर डायरेक्शन में निकलती हैं। अब जरा आप सोचिए, यहाँ पर जो कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो समझना चाहिए, मेरे पास घन नहीं, इस कॉपी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए घन में टोटल कितने फेस होते हैं बच्चों? 6। कितने होते हैं? 6। दिमाग में ऑब्जर्व कर लीजिए, 6 होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इस कॉर्नर पर, आप ध्यान से देखिए जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप समझिए। इस कॉर्नर पर एक चार्ज है, अब वो बल रेखाओं को निकाल रहा है। बल रेखाएं जो यहाँ से निकलेंगी, मान लीजिए जो चार्ज है वो चार्ज है मेरा, तो ये जो बल रेखाएं पास होंगी बच्चों, इधर भी निकलेंगी, उधर भी निकलेंगी, नीचे भी निकलेंगी और इधर भी जाएंगी। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इस घन के अंदर से कितने एंट्री कर रहे हैं। आप ये जो समझिए, जो कॉपी मैंने लिया है, इससे एक घन बना लिया। इमेजिन करिए एक घन है, इसका एक फलक ये है, ऊपर वाला छत मान लीजिए ये है, एक दीवार बच्चों ये हो जाएगी, दूसरी दीवार ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, पांचवी इधर से और छठवीं तो ये है ही। तो इस कॉपी को आप एक घन की तरह मानिए, इससे इसी तरीके से 6 फेस है मेरे पास। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 3, इधर 4, इधर वाले 5 और नीचे फर्श क्या हो गया बच्चों? 6। समझ में आ रही बात है? अभी तो चार्ज यहाँ क्यों रखा हुआ है, जरा सोचो आप। यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही होंगी, किन किन दीवारों को, किन किन फलकों को काटते हुए निकलेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ। ये जो घर है ना, ये जो घर है, घर की जो छत है, घर की क्या है? छत। इसको आप पहला फेस मान लीजिए। यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही है, क्या इस छत वाली दीवार को काटते हुए पास करेंगे। आप यहाँ इमेजिन करिए ये चार्ज है, अब बल रेखाएं कैसे निकलती है? ऐसे बाहर की तरफ। आप देखिए ये दीवार है, ये छत है, छत, और बल रेखाएं किधर ऐसे इसके ऊपर से निकल जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, ये चार्ज है, बल रेखा जब ऐसे निकलेगी तो क्या होगा? इस दीवार के सहारे से पैरेलली क्या होगी? पास हो जाएंगी, इसको नहीं काटेंगे।
क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस बात को? आप घन लेकर के बैठ जाइएगा, कोई बॉक्स हो घनाकार, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये जो बल रेखाएं निकलेंगी बच्चों ना, वो इस पृष्ठ के पैरेलल पास हो जाएंगी, ऊपर से नीचे से निकल जाएंगी, इसको कट नहीं करेंगी। जिस चीज़ को मैंने यहाँ देखो बनाया है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज देखो, ये बल रेखा कैसे निकालेंगे? इधर की तरफ निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर किधर आ गया? ठीक है, कितना बन गया? 90 डिग्री। वैसे भी अगर एरिया वेक्टर और एक इंच का 90 डिग्री है तो फ्लक्स एक भी नहीं गुजरेगा, cos 90 जीरो हो जाता है। मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं इसको आप फील करो। तो ये जो पृष्ठ है ना, चार्ज बल रेखा निकलेगी, पास होगी, वैसे पास हो जाएगी, इसको नहीं काटेगी। कहने का मतलब ये जो 6 फलक वाला है, इसमें से एक फलक ऐसा है, फेस ऐसा है जिसमें से कोई फ्लक्स, कोई बल रेखा पास नहीं हो रही है, तो 6 में से एक आप घटा दीजिए, बचा कितना? 5। अब हिसाब किताब रह गया 5 का। क्या और भी इस घन में कोई ऐसी फलक है जहाँ से बल रेखा जिसको काटते हुए नहीं गुजर रही होगी बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल है। आप देखिए, ये जो छत है उसके जस्ट इधर वाली जो दीवार है, आप ऐसे समझिए ना, ये वाली जो दीवार है, ये वाली इधर, तो ये जैसे ये छत है, यहाँ चार्ज है, यहाँ जो दीवार है बच्चों, ये यहाँ से भी बल रेखा कोई कटेगी नहीं। जैसे यहाँ पे चार्ज है तो क्या होगा? बल रेखा ऐसे निकल आएगी। देखो ये छत वाली दीवार है और ये इस साइड वाली दीवार, तो जैसे यहाँ इस छत वाली दीवार से बल रेखाएं पैरेलली निकल गई, वैसे इस दीवार से भी पैरेलली नीचे की तरफ निकल जाएंगी, इसको भी नहीं कट करेंगी। देखिए उसको मैंने यहाँ बनाया, पेज नंबर 2। यहाँ भी जो फ्लक्स होगा इस केस से रिलेटेड, वो भी कितना होगा? 0। तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। 6 में से तो चलेंगे, बचा कितना? 4। क्या और भी कोई दीवार है जहाँ नहीं कट करेंगे? बिल्कुल है। एक और लास्ट वाली, आप ध्यान से समझिएगा। एक तो हो गया इसका छत और एक हो गया ये वाली। अब दूसरा जो ये वाली दीवार है बच्चों, कुछ इस तरीके से अगर हम काफी खोल दें, ये आप देखिए इस तरीके से, ये वाली एक दीवार है और ये इसका क्या है? छत। तो यहाँ जो कार्नर पर चार्ज है तो इस वाले के भी पैरेलल निकल जाएगा, जिस तरीके से छत के पैरेलल निकल गए बिना इसको काटते हुए, और इसके पैरेलल निकल गए बिना इसको काटते हुए, उसी तरीके से इसको भी बिना काटते हुए ऐसे पैरेलल निकल जाएंगे। यानी इससे कोई फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको काट ही नहीं रही है। ये जो है यहाँ पर हमने आपको बना के दिखा दिया है। यहाँ जो फ्लक्स होगा, पाई बराबर कितना होगा आपका? यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो फ्लक्स बन रहा है, घन में कुल कितने फेस है? 6। अब 6 फेस के द्वारा जिसमें से 3 तो आपका हट गया, पहला, दूसरा और एक तीसरा। 3 फेस ऐसे हैं जहाँ से कोई फ्लक्स बनेगा ही नहीं, यानी इनको कोई भी बल रेखा काटते हुए पास ही नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब 6 में से 3 तो कैंसिल आउट हो गए, बचे कितना बच्चों? 3। अब जो 3 बचे हैं उसका हिसाब किताब हम लोग करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास घन था उससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा था? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट है उसके द्वारा जो फ्लक्स पास हो रहा है, उसमें से हम लोगों ने देखा कि 3 दीवार ऐसे हैं, 3 फेस ऐसे हैं जिनको बल रेखाएं काट ही नहीं रही। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अब ये जो टोटल फ्लक्स है इस घन से पास होने वाला, वो केवल 3 दीवारों से, 3 फेस से होकर के पास हो रहा होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जो कार्नर पे चार्ज रखा हुआ है उसके टच में 3 फेस है, उससे फ्लक्स नहीं पास होगा, और बाकी जो 3 दीवारें हैं वहीं से फ्लक्स क्या होगा? पास होगा। तो हम करेंगे क्या? ये जो अब जो बाकी 3 दीवारें हैं, क्या उन तीनों से बराबर का फ्लक्स पास हो रहा होगा? जी हाँ बच्चों, उन तीनों दीवारों से बराबर का फ्लक्स पास हो रहा होगा। मतलब ये इसकी छत से 0 हो गया, इधर वाले से 0 हो गया, और जो सामने वाली की तरफ वो भी 0 हो गया, इधर बचा 1, और ये सामने वाली दीवार से पीछे वाली 2, और इसकी जो पास है वो क्या बच्चों? 3। ये 3 जो फेस बचे उससे बराबर फ्लक्स निकलेगा। कहने का मतलब ये जो फ्लक्स आप देख रहे हो, ये फ्लक्स 3 बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे इसके पहले वाले सवाल में 6 बराबर भागों में आपने भाग करके 6 से भाग कर दिया था, अब यहाँ 6 नहीं बल्कि 3 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि 3 दीवार तो ऐसे ही जहाँ बल रेखा काटी नहीं रही है। तो क्या मतलब है? उसको आप हटाई दीजिए, बचे कितने? 3 जो बचे टोटल फ्लक्स उन तीनों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। बस सवाल हो गया सर। तो यहाँ पर दिख रहा आपको, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा, हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? क्योंकि चलो पूरा लिख दे रहे हैं, क्योंकि घन के 3 फलकों
तीन फलकों से कोई भी फ्लक्स, तीन फलकों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता, नहीं गुजर रहा है। तो तीन तो नहीं गुजर रहा है, तीन का हो गया 0, बाकी बचे 3, इसलिए शेष तीन फलकों से, शेष तीन फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है बच्चों? 3 फलक से कितना निकल रहा है? ये तो आपका आया है Q अपान कितना 8ε0। ये 3 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स है। हमको चाहिए क्या था? किसी एक फलक से, इसलिए एक फलक क्या लिखेंगे बच्चों? एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 3 से भाग हो जाएगा सिंपली, Q अपान 3 × 8ε0। भाई 3 से इतना निकल रहा है, 1 से निकालने के लिए 3 से भाग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ जो फ्लक्स आएगा एक फेज से, दैट इज Q डिवाइडेड बाय R3 24ε0। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो आपने देखा गॉस के थ्योरम पर कितने बेहतरीन 2 सवाल मैंने आज आपको कराए। इसके पहले वाले लेक्चर में एक सवाल और ये सवाल, ये दोनों सवाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हम आपके लिए ना फिजिक्स कक्षा 12 की फिजिक्स की सीरीज चालू कर दी है। इसमें लेक्चर नंबर 18 का ये दूसरा पार्ट हम आपको करवा रहे हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए जो आपके बोर्ड के लिए सहायक है, जो आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो चाहे मेडिकल का, उसके लिए हेल्पफुल है, आप इसको देखने के लिए, रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि ये जो वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए आप शेयर करिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भी फायदा होगा, बच्चों जो यूट्यूबर हैं उनका भी व्यूअर वगैरह बढ़ जाएगा, उनका भी क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो फिलहाल आपको करना क्या है, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है, समझना है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत सरल पर आधारित बेहतरीन सवाल लेकर के। उसके बाद फिर आगे हम जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके थ्योरी पोर्शन में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बचा हुआ है, लेकिन 3-4 सवाल बढ़िया से हम करा देते हैं आपको, ताकि ये जो गॉस के थ्योरम है उसका जो कंसेप्ट है दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ कमेंटल की प्रैक्टिस आप भी करते रहिएगा। आपके पास कोई भी बुक हो बच्चों, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी जो है राइटर की हो, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप करते रहिए। तो आने वाला समय अच्छा होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी जो है सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हम साइड में हो जा रहे हैं, इसको आप बता लीजिए।